साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह जनगणना 2011 तथा जनगणना का जो संक्षिप्त परिचय है उसी से रिलेटेड वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, जहां बात जीके जीएस की होती है तो निश्चित रूप से आप देखते हैं कि मिनिमम 1 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन जनगणना से आपका पूछा जाता है। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही यूनिक है। इस वीडियो में आपको जो जनगणना का जो संक्षिप्त परिचय है ये जानने को मिलेगा, और इसके साथ साथ जो अभी जो हाल ही में जो जाति आधारित जनगणना कराने वाले जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी भी मिलेगी। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है, और बहुत ही यूनिक जानकारी 2011 जनगणना से जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा रही है उससे संबंधित जानकारियाँ होंगी। साथियों, यदि आप नए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही यूनिक वीडियो है, बहुत ही आनंद आएगा आपको। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले जनगणना के संक्षिप्त परिचय से। तो यदि हम बात करें जनगणना के संक्षिप्त परिचय में तो हम लोग चलते हैं कि आखिरकार भारतीय संविधान में जनगणना से संबंधित बातों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो आप देख रहे हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 246 है उसके अनुसार जनगणना का जो दायित्व होगा वो संघ सरकार का होगा, मतलब संघ का होगा, यानी केंद्र सरकार का होगा। और आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम होनी चाहिए, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में दोहराता है कि जनगणना जो है किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का विषय है। तो वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जो है जनगणना जो है संघ सूची का विषय है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा संघ सरकार का इसके ऊपर दायित्व रहता है। अब बात ये होती है कि आखिरकार इसका विस्तृत जानकारी कहाँ पे दी गई है। तो यह भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, देखिए भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसका सीधा सा संबंध जो होता है वो विषय सूची से होता है। संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय। तो उसी जो है संघ 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित किया गया है, यानी जनगणना संबंधित बातें अनुसूची 7 के क्रम संख्या 69 पर अंकित है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 जो है जनगणना संबंधित बातों की जानकारी देता है कि किसका दायित्व होगा, ये चीज़ें। अब जनगणना किस सूची का विषय है ये क्लियर हो गया, संघ सूची का विषय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो जनगणना संगठन है यह जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो जो ये जनगणना संगठन है ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जिसका जो उच्चतम अधिकारी होता है, इस संगठन का उच्चतम जो अधिकारी होता है उसे भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कहा जाता है। हम शॉर्ट में जनगणना आयुक्त के माध्यम से उनको जानते हैं। तो ये इसका सबसे उच्चतम अधिकारी होता है। अब बात होती है कि वर्तमान, अब थोड़ा करंट पे चले जाते हैं कि देखिए वर्तमान जनगणना आयुक्त इस समय कौन है। तो देखिए जो वर्तमान, अभी आपको यह भी मिलेगा कि आखिरकार जब भारत में आज़ादी के बाद जब जनगणना कराई गई तो उस समय आयुक्त कौन थे, ये बहुत सारी यूनिक जानकारियाँ होंगी। तो वर्तमान जनगणना आयुक्त आपका लेटेस्ट है जो है यह पूछा जाएगा आपसे, तो वो है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण जो जनगणना आयुक्त हैं, इन्हें 2022 में बनाया गया, इनका कार्यकाल अभी चल रहा है। वर्तमान में यही है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। अब देखिए जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन है। तो जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य साथियों को पता है कि बिहार है, जहां पे जो है 2022 में इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना। तो वो आपका आंध्र प्रदेश है, जिसकी घोषणा जो है जनवरी 2024 में की जाती है। फिर आगे है कि देखिए, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा जनगणना के संक्षिप्त परिचय पे चलते हैं कि आखिरकार आज़ादी से पहले भारत में जो है जनगणना की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन करता है। तो आपको पता है कि जब भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था तो उस समय जो है भारत में जो है जनगणना कराने की जो पहली शुरुआत होती है वो 1872 ईस्वी में की जाती है, और वो लॉर्ड मेयो द्वारा की जाती है। यानी लॉर्ड मेयो द्वारा जो है भारत में जनगणना की शुरुआत की जाती है। जब आपसे ये पूछेगा भारत में जनगणना की शुरुआत कब से की गई,
तो 1872 से की जाती है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल से की जाती है। लेकिन जो है भारत में नियमित जनगणना कराने से आशा है कि हर 10 वर्षों पे लगातार जनगणना, 10 वर्षों के तदोपरांत लगातार जनगणना कराए जाने का उद्देश्य होता है। तो भारत के अंदर नियमित जनगणना कराने की जो शुरुआत होती है वो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना कराई जा रही है। अगर आप बात 2011 की करेंगे तो ये देखा जाए तो आपका 1881 से लेकर के जो 2011 में कराई गई, ये भारत की 15वीं जनगणना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र भारत में देखिए, आपने देखा शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो, अभी आपने देखा 1881 से नियमित जनगणना हो रही है रिपन के समय से। लेकिन उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके W. फ्लोडन। तो ये W. फ्लोडन इस जनगणना आयुक्त थे 1881 में। अब देखिए, स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का संविधान बना, तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब कराई जाती है? यह 1951 ईस्वी को कराई जाती है। अब उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आपके R.A. गोस्वामी थे। R.A. गोस्वामी स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे और 1981 में पहली जनगणना आपकी कराई जाती है। ध्यान में रखना, अगर देखा जाए आज़ादी से अब तक, तो जो 2011 की जनगणना है तो वो आज़ादी जो स्वतंत्र भारत की वो 7वीं जनगणना है। लेकिन अगर आप लॉर्ड जो है रिपन से बात करिएगा तो ये 15वीं जनगणना का क्रम था। लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना ही 2011 थी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आपको चलना है, बहुत यूनिक है कि देखिए आधुनिक विश्व में, जब आधुनिक विश्व एक तरह से देखा जाए कि आधुनिक विश्व में जो है सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कराने वाला कौन सा देश था? तो वो आपका व्यवस्थित जनगणना कराने वाला आपका पहला जो कंट्री था वो स्वीडन था, जिसने 1749 ईस्वी में जो है एक व्यवस्थित जनगणना अपने देश में पहली बार कराई। फिर उसके बाद अमेरिका कराता है सन 1790 ईस्वी में, और उसके बाद जो है आपका इंग्लैंड 1801 ईस्वी में। भारत में इसकी शुरुआत आप देख रहे हैं 1872 में होती है, नियमित 1881 में। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो था जो है आपका देखा जाए तो ये है आपका जो है जनगणना से जुड़ा। अभी बहुत सारी यूनिक जानकारी धर्म आधारित जनगणना को लेकर के है। जब 2011 में धर्म को लेके जनगणना कराई गई तो किस धर्म का कितना कितना प्रतिशत है, बहुत सारी यूनिक जानकारी मिलेगी, वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है अब हम लोग बात करेंगे 2011 में जो जनगणना की गई वो भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, आपको बता दिया गया। जिसका देखिए आरंभ, देखिए 11वीं जो जनगणना 2011 में जो 15वीं जनगणना जो 2011 में कराई जाती है उसका प्रारंभ कब से होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 अप्रैल 2010 में इसका प्रारंभ होता है। अब इसका शुभंकर भी पूछा जाता है कि इसका शुभंकर क्या था? तो एक प्रगणक शिक्षिका थी, प्रगणक शिक्षिका जो है इसका शुभंकर मानी जाती है। और दूसरा आदर्श वाक्य भी पूछता है कि जो है जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आपका था हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, यही इसका आदर्श वाक्य था। अब देखिए ये जान लेना है, पूछता है कि आखिरकार जो 2011 की जनगणना कराई गई, आखिरकार जो है उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय? तो आपके डॉक्टर C. चंद्रमौली थे। C. चंद्रमौली द्वारा 2011 की जनगणना जो है कराई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब चलते हैं थोड़ा जो है तथ्यों के ऊपर, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए भारत की जनसंख्या जो है अब देखिए जो बातें होंगी सब 2011 के अकॉर्डिंग ही होगी, ये चीज़ आपको लास्ट तक ध्यान में रखना है। यानी जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत की आबादी है वो विश्व की आबादी की कितना प्रतिशत बन चुकी थी? तो 17.5% जो आबादी है पूरे दुनिया में, वो भारत की आबादी 17.5% है पूरे दुनिया के अंदर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये बहुत अच्छे से तैयार रखना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, यानी एवरेज रूप से देखा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति भारत के अंदर जो है रहते हैं, यही एवरेज जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे लिंगानुपात की बात की जाती है तो देखिए लिंगानुपात आपका जो है 943 है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, भारत का वर्तमान 2011 के अनुसार लिंगानुपात 943। और साक्षरता दर की बात करें, पूरी एवरेज साक्षरता दर भारत की क्या है? तो वह है आपका 73%, 73-74% के आसपास है, आप मार सकते हैं टिक।
तो 73% है। लेकिन अगर उसमें हम मेल की बात करें तो मेल आपका 80.9% आपका साक्षर है और फीमेल आपकी 64.6% साक्षर है। लेकिन आपसे पूछा जाता है शिशु लिंगानुपात क्या है, यानी भारत का शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 साल के बच्चों का जो लिंगानुपात है उसकी क्या दशा है भारत में, वो 918 है। 918 ये, 943 ये, 382 जनसंख्या घनत्व, 73%। ये मोटी मोटा ये चीज़ें कहीं कुछ भी नहीं पूछता, तो इन चारों में से आपका निश्चित रूप से एक प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार 80 जातियों की संख्या, अगर पूरे जनगणना 2011 को ध्यान में रख के देखा जाए तो जो है 80 जाति, जो अनुसूचित जाति है उसकी संख्या भारत में लगभग 20 करोड़ के आसपास है। 20.14 करोड़ थी, वो जो है पूरी आबादी का 16.6%। भारत में 80 आबादी है। यदि हम एसटी आबादी की बात कर लें तो लगभग 10 करोड़ है, 10.4 करोड़ थी 2011 में, और आप देखिएगा वो प्रतिशत के हिसाब से 8.6 है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही यूनिक सवाल लगता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है जो धर्म की क्या स्थिति है, किस धर्म को मानने वाले 2011 के अनुसार किसकी आबादी कितनी है। तो 2011 के अनुसार जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी जो है भारत में 79.8 है, यानी 79.8% है, यानी लगभग 80% देखा जाए तो हिंदू धर्म को मानते हैं लोग। बाकी 14.2% जो है आपको इस्लाम को मानने वाले हैं, 2.3% ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, 1.7% सिख धर्म को मानने वाले हैं, 0.7% बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, 0.4% जैन धर्म को। यदि क्रम की बात की जाए तो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, अब बौद्ध और जैन। सबसे कम आबादी जो है जैन धर्म की है भारत में, जैन धर्म को मानने वाले लोगों की। अब ये बहुत ज़्यादा यहाँ से धर्म के आधार पे आपसे पूछा जाता है, क्रम भी पूछ देता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर रखें। जनगणना 2011 के अनुसार बात की जा रही है नगरीय आबादी की। देखिए जब जनगणना 2011 कराई गई तो भारत के अंदर अगर आप नगरीय आबादी की बात करेंगे तो वो बढ़कर के 31.2 हो गई। 31% आबादी देखा जाए तो नगर में निवास करती है और 68 यानी 31.2% और 68.8% आबादी जो है भारत की ग्रामीण हो गई। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, बहुत ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर तीसरे नंबर पे बिहार आता है, ये ध्यान में रखना है। न्यूनतम आबादी वाला राज्य पूछा जाएगा तो आपका न्यूनतम सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम, फिर उसके बाद जो है मिजोरम है, सबसे कम आपका सिक्किम है, सबसे ज़्यादा यूपी। अब बात करते हैं दशकी वृद्धि वाला राज्य, यानी कौन ऐसा राज्य है जो 10 सालों में बहुत ज़्यादा अपनी आबादी को बढ़ाने का काम किया। तो सर्वाधिक दशकी वृद्धि वाला राज्य आपका मेघालय है, जिसने 27% अपनी आबादी को 10 सालों में बढ़ा दिया। फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका बिहार है। लेकिन न्यूनतम की बात की जाएगी तो आपका नागालैंड होगा, सबसे कम नागालैंड में जो है 10 की वृद्धि दर्ज की गई। फिर केरल आपका है। सर्वाधिक जनसंख्या, बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन ऐसा राज्य है जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत ज़्यादा आबादी रहती है। तो वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर आपका केरल है, फिर आपका यूपी चौथे नंबर पे है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात की जाएगी तो वो आपका अरुणाचल। देखिए जितने पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व आपको कम मिलेगा, क्योंकि एक तो वैसे भी जो पहाड़ी क्षेत्र है और दूसरे वहाँ आबादी भी कम है। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। जैसा कि आप जानते हैं केरल है, तमिलनाडु, आंध्रा। सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ का है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाएगी तो आप जानते हैं हरियाणा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। पहले नंबर पे हरियाणा, उससे थोड़ा कम आपका जम्मू का है और उससे थोड़ा कम आपका सिक्किम। यानी सबसे न्यूनतम बात की जाएगी तो हरियाणा और सबसे ज़्यादा केरल। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, यानी 0 से 6 साल के बच्चों के लिंगानुपात। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, और न्यूनतम लिंगानुपात अभी भी जो है शिशु को भी लेकर के हरियाणा का ही है। फिर हम सर्वाधिक साक्षरता की बात करेंगे तो आप जानते हैं केरल है, मिजोरम, गोवा। और अगर न्यूनतम साक्षरता की बात की जाएगी तो आपका बिहार, अरुणाचल, राजस्थान। सर्वाधिक में केरल और न्यूनतम में आपको बिहार दिमाग में रखना है साक्षरता को लेके। अब यदि हम मेल साक्षरता की बात करेंगे सर्वाधिक तो केरल में है, और अगर मेल साक्षरता के न्यूनतम मेल साक्षर कहाँ पे है तो बिहार में है। और अगर सर्वाधिक फीमेल साक्षरता की बात करेंगे तो केरल ही है,
और अगर मिनिमम फीमेल की बात करेंगे साक्षरता की, तो वो भी आपका बिहार है। अब देखिए पंजाब, वह ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कि कौन ऐसा राज्य है जिस राज्य में जो है एसटी जाति नहीं है, तो आपको दिमाग में रखना है, याद रखना है कि पंजाब हरियाणा ऐसे 2 राज्य हैं जहां पे जो है यानी अनुसूचित एसटी जाति यानी अनुसूचित जनजाति की आबादी वहां पे 9 के बराबर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब सर्वाधिक देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाए, और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ एससी जाति नहीं पाई जाती यानी अनुसूचित जाति 9 के बराबर है, तो अनुसूचित जाति 9 के बराबर जो है वो है आपकी नागालैंड और अरुणाचल में। तो नागालैंड में आपको याद रखना है दिमाग पे। अब देखिए सर्वाधिक एसटी जाति वाला राज्य अगर शेड्यूल ट्राइब की बात की जाएगी तो सर्वाधिक में मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर ओडिशा है, फिर आपका राजस्थान। अगर आप बात करिएगा सर्वाधिक एससी जाति, अभी एसटी की आपने बात किया था, सर्वाधिक एसटी जाति में आपका मध्य प्रदेश है, लेकिन सर्वाधिक एससी की बात करिएगा वो भी प्रतिशत के आधार पे, तो सर्वाधिक प्रतिशतता में अनुसूचित जाति कहाँ है, तो सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में है, लेकिन आबादी के हिसाब से सर्वाधिक, अगर आबादी के हिसाब से आपसे पूछता है कि सर्वाधिक आबादी अनुसूचित जाति की आबादी वाला राज्य, तो आपको फिर उत्तर प्रदेश मानना होगा, यहाँ आबादी ज़्यादा है। पंजाब में प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। फिर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य, यदि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य पूछा जाएगा तो आपका दिल्ली होगा। फिर सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले राज्य, देखिए सर्वाधिक नगरीय का प्रतिशत कहाँ पे है, तो सर्वाधिक नगरी का जो प्रतिशत है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ 90% आबादी निवास करती है। तो साथियों इस वीडियो के अंदर जो धर्म के आधार पे वर्तमान में जो जाति किन किन राज्यों में हुई, पहला राज्य बिहार है, दूसरा राज्य आपका जो है आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद में जो है नियमित यानी एक व्यवस्थित जनगणना आधुनिक विश्व में कहाँ से शुरू होती है, स्वीडन से होती है। और इसके बाद वर्तमान जो है जनगणना आयुक्त कौन है, 11वीं जनगणना कराएगी तो कौन आयुक्त थे, बाकी ये जो कंडीशन खास करके साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करके एग्जाम में जाने, एग्जाम कोई भी हो आपका, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, आपको पता ही है कि 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।